गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो सभी शेर शेरनियों का स्वागत है एक बार दिल खोल के, बहुत ही शानदार से, जबरदस्त से। यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के बहुत ही शानदार से क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। एकदम शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 7 निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल युग्म का आघूर्ण एकदम शानदार तरीके से निकालने वाले हैं। तो जल्दी से सभी शेर शेरनियाँ एकदम जुड़ जाइए, तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा है, कह रहा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय तथा अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, या तो निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में। तो सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया, जो क्या है, दो आवेशों से मिलकर बना है, -q और +q आवेश से क्या हो गया, ये विद्युत द्विध्रुव मिलकर बना है। तो इसके मध्य बिंदु से हमें क्या करना है, r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके मध्य बिंदु से हमें r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके मध्य बिंदु से हमें r दूरी पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके मध्य बिंदु से हमें r दूरी पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। r दूरी पर हमें r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। r दूरी पर माना बिंदु P है, इसी पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब इसके बाद यहाँ पर ये दूरी हमारी हो जाएगी, यहाँ पर ये दूरी हमारी हो जाएगी टोटल दूरी हमारी क्या होती है, 2l होती है। टोटल दूरी क्या होगी हमारी, 2l होगी। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हमारी क्या है, 2l है। टोटल दूरी हमारी क्या है, 2l। लेकिन ये मध्य बिंदु पर क्या हो गई, ये दूरी l होगी। तो हमें बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो -q आवेश के कारण जो विद्युत बिंदु P पर -q आवेश के कारण जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, -q आवेश के कारण, फिर +q आवेश के कारण क्या होगी, दूर की तरफ, और -q आवेश के कारण क्या होगी, पास की तरफ होगी। तो -q इस पर क्या है, +q आवेश के कारण क्या होगी, विद्युत क्षेत्र इधर होगा, और -q आवेश के कारण +q आवेश के कारण दूर की तरफ क्या होगा, ये हमारा E1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा E1। +q आवेश का क्या होगा, दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र, और -q आवेश का क्या, पास की तरफ, ये हमारा हो जाएगा E2। अब इसको हम, ये तो इधर है और ये इधर है, इसको हम क्या करके दो घटकों में विभाजित करेंगे। दो घटकों में विभाजित करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम दो घटकों में विभाजित करते हैं। यहाँ पर एक लंब डाल देंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, एक लंब यहाँ पर डाल दिया, एक लंब हमने डाल दिया। इसको क्या करते हैं, दो घटकों में विभाजित करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, यदि हमारा ये कोण क्या है, ये कोण थीटा है, और ये भी कोण क्या है हमारा, थीटा है। ये थीटा, तो ये भी हो जाएगा हमारा थीटा। ये कोण थीटा, तो ये भी कोण हमारा क्या हो जाएगा, थीटा, और ये भी कोण हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा थीटा। ऐसे लेंगे क्या होगा, ये हमारा कोण थीटा हो जाएगा, और ऐसे लेंगे तभी हमारा कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसको दो घटकों में बांटेंगे तो हमारा E2 है, तो हमारा हो जाएगा ये क्या, कोण के साथ जो थीटा बना रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा E2 sin थीटा, ये नीचे वाला हो जाएगा। और इससे इसके लिए घटक हम तोड़ेंगे इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और ये हो जाएगा E1
लंबवत घटक क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। जो कोण के साथ बनाता है वो साइन बनाएगा और जो कोण से दूर बनाएगा, और इसी बिंदु पर हमें क्या करना, E का मान निकालना है। E का मान हमें इसी बिंदु पर निकालना है। ये हमारा L है और ये हमारा R है। तो ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो हमारा हो जाएगा, एक कर्व है तो कर्व का मान क्या जाएगा, हमारा हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और फिगर एक समझ में आ गया तो आप एकदम शानदार तरीके से हल कर सकते हैं। तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण अब निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी हो जाएगी E1 से प्रदर्शित किया, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश मान Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो प्लस क्यू आवेश का क्या होगा, तो हमारा प्लस क्यू आवेश का क्या होगा, दूर की तरफ होगा, और हमारा बिंदु P पर निकालना है प्लस क्यू से, यहाँ दूरी कितनी है, हमारी ये है, और आवेश क्या है हमारा Q है, तो लिख देंगे। माइनस क्यू आवेश का क्या होगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। तो अब यहाँ से E1 बराबर हमारा आ जाएगा, इसका क्या जाएगा, हमारा हो जाएगा ये इसका होल स्क्वायर। तो हमारे यहाँ से E1 बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश क्या होगा, माइनस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी हो जाएगी E2 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट में हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस स्क्वायर से कट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो हमारा E2 बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों की दिशा क्या है, समान है, इसी बिंदु पर हमें निकालना है, तो इस बिंदु पर क्या है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो जब एक ही दिशा में लग रहे हैं तो हमारा यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगा, एक ही दिशा में लग रहे हैं तो हमारा क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। जब अलग अलग दिशा में रहते घटते हैं, लेकिन दोनों तो लिख सकते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी हो जाएगी E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 का मान कितना लिखेंगे, E1 का मान हमारा आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, cos थीटा है इसमें, cos थीटा लिख देंगे, प्लस E2 का मान भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं,
इंटू कास थीटा। कास थीटा अब यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कास थीटा का मान, कास थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ से कास थीटा बराबर निकालेंगे, कास थीटा बराबर हमारा यहाँ से निकालेंगे, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, एल, कर्ण हमारा कितना है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा के जगह पर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कास थीटा की जगह पर हम लिखेंगे तो हमारा यहाँ से कास थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यानी यहाँ से हमारा ई बराबर हो गया, तो कास थीटा बराबर एल बटे कितना आया है हमारा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। अब यहाँ से रख देंगे तो हमारा ई बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ई बराबर निकल के आ जाएगा 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। अभी हमारा हो जाएगा, ये 1 है और 1/2 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3/2। तो हमारा यहाँ से ई बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू एल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब चूंकि हम जानते हैं क्यू इंटू 2l, पी बराबर हो जाएगा क्यू इंटू 2l, यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी एल स्क्वायर नहीं ना, एल है खाली ना, तो यहाँ ऐसे लिख लीजिए, इसको पूरा को लिखेंगे हम, लिख देंगे क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l, एल है खाली ना, तो क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l बराबर हो जाएगा पी। क्योंकि आर का मान क्या है, बहुत अधिक है एल की तुलना में, एल की तुलना में आर का मान बहुत अधिक है, तो हमारा इसलिए हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर से बहुत अधिक। तो एल स्क्वायर को हम नगण्य मान लेंगे, तो हमारा यहाँ से ई का मान निकल के आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर पी बटे क्या हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर का पावर 3/2 का पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा और हमारा आ जाएगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यू। पी बटे क्या हो जाएगा हमारा आर क्यू, यही हमारा क्या आ जाएगा, फार्मूला निकल कर आ जाएगा क्या, निरक्षित स्थिति में ई बराबर हो जाएगा पी अपान आर क्यू। यदि लिख सकते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात के स्थान पर क्या हो, परावैद्युत माध्यम में हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात के स्थान पर, निर्वात के स्थान पर किसी परावैद्युत माध्यम में हो, परावैद्युत माध्यम में हो, तो यदि किसी परावैद्युत माध्यम में होगा तब हमारा ई का मान निकल के आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू पी बटे आर क्यू। तब ये फार्मूला हमारा ये लगेगा। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, और यहाँ पर इसका सदिश रूप देख सकते हैं, सदिश रूप, सदिश रूप में इसको लिखेंगे तो हमारा वेक्टर ई बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर पी बटे आर क्यू। ये हमारा सदिश रूप में भी निकल कर आ गया। वेक्टर ई की दिशा
वेक्टर P की दिशा के विपरीत व समांतर होती है। जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इसके विपरीत होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो हमारी है वैद्युत द्विध्रुव की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा के विपरीत व समांतर होती है, के विपरीत व समांतर होती है, विपरीत व समांतर होती है। विपरीत व समांतर होती है, तो विपरीत व समांतर होती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब एक और हमारा है कि वैद्युत द्विध्रुव काल किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव दे दिया, तो हमारा कह रहा है कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, कोई हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, कोई हमारा क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है, -q और +q आवेश से मिलकर बना हुआ कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसको -q और +q आवेश से मिलकर बना होगा। इसके मध्य बिंदु से किसी भी बिंदु पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु है तो P बराबर हमारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये हमारा ये लंबाई क्या होती है, ये टोटल लंबाई होती है 2। तो यदि हम क्या करते हैं, बिंदुओं से थीटा कोण पर हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हमारा इसके लिए फार्मूला होता है E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E बटे R क्यूब इंटू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसका वैल्यू इतना होता है। किसी भी कोण पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो एक फार्मूला आता है थीटा का मान 90 डिग्री, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री यानी निरक्षीय स्थिति में, थीटा बराबर 90 डिग्री यानी निरक्षीय स्थिति में। तो हमारा ई का मान निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर 90, cos 90 का मान कितना होता है, 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1, cos 90 का मान होता है 0। तो हमारा E बराबर निकल कर आ जाएगा 1/4, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R क्यूब। तो निरक्षीय स्थिति में यही होता है फार्मूला, निरक्षीय स्थिति में फार्मूला यही होता। तो निरक्षीय स्थिति का हमने फार्मूला ही निकाला था ना, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री यानी अच्छी स्थिति में, थीटा बराबर 0 डिग्री यानी अच्छी स्थिति में। तो हमारा यहाँ से ई का मान निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R क्यूब हो जाएगा √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी थीटा का मान कितना हमारा 0 यहाँ रख देंगे, 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1 का 0 का मान 1 होता है और 3 1 हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R क्यूब और √ हो जाएगा 4, बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा E बराबर हमारा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r⁴। तो अच्छी स्थिति में क्या होता है, अधिक होगा, और निरक्षी स्थिति में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। अच्छी स्थिति में क्या होता है, अधिक होगा, और निरक्षी स्थिति में क्या होगा, कम होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा किसी बिंदु के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश है, इसके कारण r दूरी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, E का मान। तो हमारा होता है क्या, K/r², या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। यानी यह क्या होता है, दूरी के जो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/r। किसी बिंदु आवेश का क्या होता है, किसी बिंदु आवेश का क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब कह रहा किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की, कोई वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो क्या था, बिंदु आवेश कारण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो प्रकार से हमने क्या किया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। एक ज्ञात किया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। यह किस स्थिति में है, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में इसको ज्ञात किया है। और हमारा E बराबर यहाँ से कितना आया है, E, और फिर हमने निरक्षी स्थिति में ज्ञात की है, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³। यह क्या है, निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में। अब हमारा किसी भी बिंदु पर निकालना हो तब E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³ √3 cos² थीटा प्लस 1। यह क्या है, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी बिंदु पर निकालना है। क्योंकि हमें इससे निष्कर्ष निकलता है कि E प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r³। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, दूरी के वर्ग के, दूरी के 3 घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से क्या, किसी बिंदु के कारण क्या होगा, दूरी के वर्ग के और दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ तक आप 2 याद रखें, अच्छी स्थिति मान लीजिए, अच्छी, ये 3 है तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 4 है तो 1 भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और ये फार्मूला याद है तो आपको अच्छी निरक्षी स्थिति, इस फार्मूले को याद कर लीजिए, अच्छी निरक्षी स्थिति सब निकाल लेंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट हमारा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। तो अब हमें क्या करना है, बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। तो बल युग्म का आघूर्ण, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले से स्टार लगा रखा है। तो बल युग्म का हमें आघूर्ण निकालना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित। तो सबसे पहले हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। यहाँ पर क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इसी में क्या कर गया, एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। इस पर हमें क्या करनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, हमारा क्या है, ई वैद्युत क्षेत्र है, ई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो इसके कारण यदि यहाँ पर हमारा प्लस क्यू आवेश है और ये हमारा माइनस क्यू आवेश है,
तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, और माइनस क्यू के कारण क्या होती है, विपरीत होती है। माइनस क्यू के कारण क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है। तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू के कारण विपरीत दिशा में होती है। अब यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा। यहाँ से हमारा क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनेगा और यहाँ पर ये बिंदु हमारा हो जाएगा सी। और ये हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी लंबाई क्या है, 2l है। तो 2l है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से थीटा कोण बनाएगा। एक और यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से एक और खींच लेते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो हमारा क्या करेगा, या इसको हटा देते हैं, इसको हटा ही देते हैं, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। ये हमारा क्या कर रहा है, थीटा कोण पे झुका हुआ है। इससे क्या है, थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण पर झुका है। तो हमारा ये माइनस क्यू है, तो हमारा यहाँ पर जो विद्युत बल लगेगा यह बराबर लगेगा क्या, क्यू इंटू, इस आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र, यह बराबर क्यू इंटू ई। यहाँ पर भी लगेगा यह बराबर क्यू इंटू ई। यह क्या करेगा, इसको घुमाने का प्रयास करेगा। ये जो इस पर जो आघूर्ण लगेगा यह क्या करेगा, इसको घुमाने का प्रयास करेगा। दोनों बल क्या है, समान है लेकिन परंतु विपरीत है। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को एक स्थिति में ही रखेंगे और थीटा कोण पर रहेंगे। तो हमारा ये बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ए बी सी। तो ये हमारा थीटा है, यदि क्या है, ये भी थीटा ही है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यदि ये हमारा थीटा है तो हमारा ये हो जाएगा 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। लंब है तो साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार, 2l बटे आधार, यानी BC बराबर क्या, ये हमारा AC का मान क्या है, 2l साइन थीटा हो जाएगा। अब आइए इसको हल करते हैं। माना लिखते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB को, माना एक, लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव AB को, एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव AB है, लिखते जाएंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है, थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। थीटा कोण पर हमने क्या किया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या किया, थीटा कोण पर रखा गया है या रखा है, थीटा कोण पर रखा गया है। अब वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, प्लस क्यू आवेश जो है इस पर लगने वाला बल हमारा क्या होगा, यह बराबर क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो प्लस क्यू आवेश वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला, पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल पर लगने वाला वैद्युत बल F1 बराबर हो जाएगा Q इंटू ई, F1 बराबर हो जाएगा Q इंटू ई। अब पुनः वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर माइनस क्यू आवेश पर ध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश पर, वैद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल, लगने वाला बल हो जाएगा F2 बराबर Q इंटू ई। दोनों बल क्या है, दोनों बल F1 और F2 क्या है, बराबर है परंतु क्या है, विपरीत है। चूंकि दोनों
बल F1 व F2 बराबर परंतु विपरीत है। बराबर परंतु क्या है? विपरीत है। और इनकी क्रिया रेखा क्या है? अलग अलग है। और इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है। इनकी क्रिया रेखा का अलग अलग है। अलग है। दोनों बराबर परंतु विपरीत है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा क्या अलग अलग है। तो ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म का निर्माण करते हैं। एक बल युग्म का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जो इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा में लाने का प्रयास करता है। यह चाहता है कि क्या करें? हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आ जाएं। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, और ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ला दिया जाए। इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को वैद्युत क्षेत्र की में क्या करते हैं? लाने का प्रयास करते हैं। अब बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे। अब बल युग्म का आघूर्ण तो हो जाएगा बल युग्म का आघूर्ण हमारा हो जाएगा बल का परिमाण गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो हमारा टाउ बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा F गुणे ए सी। टाउ बराबर हो जाएगा F गुणे ए सी, यानी Q टाउ बराबर हो जाएगा F बराबर Q इंटू ई है। तो टाउ बराबर Q इंटू ई। चूंकि ए सी का मान हमारा आ गया 2L साइन थीटा। यहाँ से कैसे हमारा ए सी का मान 2L साइन थीटा आया है, तो यहाँ पर निकालते हैं। तो हमारा BC बराबर हो जाएगा BC, यह हमारा साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा बराबर यहाँ से ऐसे निकालेंगे। BC का मान है हमें क्या निकालना? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा AC। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। हमारा क्या थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हमें लंब बटे कर्ण निकालना है। तो लंब हमारा कितना है? ये हमारा ये है। यदि ये बोल देंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा AC है और हमारा कर्ण कितना है? AB। AC बटे AB। तो हमें क्या करना? AC का मान निकालना। तो AB का मान कितना है? 2L। तो हमारा AC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। ये हमारा क्या है? लंबवत दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की क्या है? दूरी है। तो हमारा 2L साइन थीटा यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा 2L साइन थीटा आ गया AC का मान। तो AC का मान आ गया 2L साइन थीटा। तो टाउ बराबर
क्यू इंटू 2L गुणे ई साइन थीटा। तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा क्यू इंटू 2L का मान क्या हो जाएगा पी, क्यू इंटू 2L बराबर होता है पी। तो यहाँ से टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा पी ई साइन थीटा। और सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस ई। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हम लेकर मिलेंगे बहुत ही शानदार इसकी जो विद्युत बल्बों का आघूर्ण किन किन स्थितियों में लगता है और कितना लगेगा, इसके स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानेंगे और इस पर क्वेश्चन भी हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिए। आपने वीडियो को लास्ट देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।